देखिए, बोध गया आंदोलन कभी का खत्म हो जाना चाहिए था। ये अधिकार हमें मिल जाना चाहिए था। लेकिन जो बौद्ध हैं वो वहां सिर्फ बोध गया देखने के लिए जाते हैं। बुद्ध को देखा, फोटो खींची और वहां से खुश होके आ गए। हम तो चलो ये भी मान लेते भी बुद्ध को किसी रूप में देखते हो, आप अपने रूप में भी देखते हो। तभी जो व्यक्ति बुद्ध की विचारधारा का विरोधी है वो उस टीम का, उस कमेटी का मेंबर हो कैसे सकता है? जिसको बुद्ध की फिलॉसफी पे भरोसा नहीं है वो बुद्ध की विचारधारा से कैसे न्याय करता होगा? भाई, बोध गया का आंदोलन तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले बाकी जो मंदिर है उस पर हमारा हक दे दो। भाई, तुम्हें लगता है कि ऊंच नीच का भेद भी बना रहे, जातिवाद बना रहे, बनाए रखो। उस मंदिर में 4 कुर्सियां डाल दो, 6 डाल दो, 8 डाल दो, जिसके पास जो आएगा चला जाएगा। लगा दो बोर्ड, भाई ये सल्लू कास्ट की कुर्सी है, ये फला की कुर्सी है। तुम अपने सिस्टम को बनाते हो तो बना के देखो ना, लेकिन उसमें 4 एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही क्यों रहेंगे? अब ये सोचने का विषय है। आप कानून की भी पालना करते तो क्या कानून में ये लिखा है कि एक ही जाति के लोग होंगे? आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी है। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भंते जी, निरंतर बौद्ध धर्म का जो कारवां है वो समूचे भारतवर्ष में उसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अग्रणी तौर पर जो है इस कारवां को लोगों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करते हैं। भंते जी आज नागपुर में हैं और हमारे स्टूडियो में हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। भंते जी, हम देखते हैं निरंतर आपके कार्यों को, आपके एक्टिविज्म को, आप लगातार अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करते हैं। ऐसा माना जाए तो भारत के अलग अलग स्टेट्स में आपके काम होते हैं। और आपने अभी एक अनाउंस किया है प्रोग्राम आगरा से, 18 मार्च से शायद वो शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं टीम आवाज इंडिया को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू कि आप लोग पूरे देश को कवर करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, तो आपके इस प्रयास को साधुवाद। दूसरी बात जो आपने पूछा है, 18 मार्च को आगरा में धम्म कारवां के नाम से एक कार्यक्रम होता है। अच्छा, ये बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति में होता है। ओके। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया था। जी हाँ। जिसमें ये भी है, आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो वहाँ बाबा साहब की संवेदनाएं भी थी, आदेश भी था और उनके अपने ही काम का एक मूल्यांकन बाबा साहब ने वहाँ रखा था। राइट। तो वो बहुत ही प्रेरणादायक घटना थी। उसने हमें आंदोलित किया ओके। कि हम बाबा साहब की स्मृति को किस रूप में देखें। ओके। उनके अधूरे काम को पूरा करने के रूप में देखें, या जो बाबा साहब ने काम किया उस काम को लोगों तक पहुंचाएं इस प्रयास के रूप में देखें, या फिर जो हमसे अपेक्षाएं थी हम उस पर खरे उतरे। राइट। तो इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने उसको एक फेस्टिवल के तौर में देखा। अच्छा। तो आगरा में हमने 2013 से शुरुआत की थी। ओके। फिर 14 में बड़ा कार्यक्रम हुआ, 15 में स्टेनलेस स्टील पर बुद्ध धम्मा को छापा गया, जो कि आज भी दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बुक है मेटल पर। अच्छा। जिसकी हाइट 9.25 फीट है और खोलने के बाद चौड़ाई उसकी 11 फीट हो जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे स्थापित है वो? ये धम्मभूमि पलवल में स्थापित है। पलवल में, हरियाणा में? हरियाणा। पहले आगरा में रखी होती थी, लेकिन आगरा में जगह नहीं थी इसलिए वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा। तो उस इवेंट को हम हर साल एक नए टारगेट के साथ करते हैं। एक बार हमने बाबा साहब के आगमन की स्मृति को, धम्म ग्रंथ को समर्पित किया। एक बार 125 जयंती को समर्पित किया। एक बार 1,25,000 लोगों ने एक साथ बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा। एक बार महिलाओं की आज़ादी को समर्पित किया। अच्छा। युवाओं को समर्पित किया। तो ऐसे ऐसे पिछली बार जैसे हमने कौन बनेगा तंबू का बम्बू, जब बाबा साहब ने उसी भाषण में कहा था ना, कौन बनेगा तंबू का, मैं देख रहा हूँ कि इस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा ये तंबू गिर जाएगा। राइट। मैं इन लोगों में से किसी एक को भी नहीं ढूंढ पाया हूँ तंबू का बम्बू बन जाए। तो उसी थीम को लेकर के हमने कार्यक्रम किया। अच्छा। तो इस बार जैसा आपने देखा कि नवंबर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आचार संहिता बनाई। राइट।
तो ये कार्यक्रम हमने आचार संहिता को समर्पित किया, बौद्ध आचार संहिता, कि पूरे देश में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं हाँ, वो एक रूपता में काम करें। ये आपने जयपुर के प्रोग्राम में उसका एक हाँ, अनाउंसमेंट किया जयपुर था, के कार्यक्रम में ड्राफ्टिंग को एक्सपोज किया था। एक्सपोज किया था। भाई हाँ, जो भी लोग लगे हुए थे हाँ, वो सब मिलकर के ड्राफ्टिंग को सही करें, करेक्ट करें। अच्छा, तो हमने उस समय लगभग 1,500 प्रतिनिधि बुलाए थे पूरे देश से। हाँ, हाँ, तो उनके बीच में कार्यक्रम रखा था ये। हाँ जी, मैं भी था उसमें। आप भी थे, आपने काफी कवर किया था। हम्म, फिर जो संशोधन थे, जो बातें थी, उन पर हमने बाद में काम किया। फिर वो एक बुक की फॉर्म में आचार संहिता के रूप में हमने इसको पब्लिश करके 10 नवंबर को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में उसको विमोचन किया। हाँ, तो 18 मार्च हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, राइट, राइट, हजारों लोग होते हैं। हाँ, हमने सोचा कि इससे बेहतर कोई समय नहीं आ सकता कि हम पूरे देश में इस बात को पहुंचा सकते हैं। अब चूंकि ये कार्यक्रम आचार संहिता को समर्पित था, यस, तो आचार संहिता केवल बौद्धों के लिए नहीं है, बौद्ध अच्छा, भिक्षुओं के लिए भी है। अच्छा, उपासक और बौद्ध भिक्षु दोनों के लिए दोनों है। के लिए है। अच्छा, भाई भिक्षु ही बताएगा ना कि उपासक को तुम्हें क्या करना है। हाँ, बिल्कुल। अब भिक्षु अगर उसमें पारंगत नहीं हुआ, भिक्षु ने उसको अगर महत्व नहीं दिया, तो प्रयास निष्फल हो जाएगा। जी हाँ, दूसरी बात इसमें यह भी आई कि सिर्फ हम एक कार्यक्रम में ही लोगों तक बात करें, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसको एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहिए। जी हाँ, तो हमने देखा कि भारत में जो भिक्षु है गतिशील तो है, लेकिन उसकी गतिशीलता उसके विहार के चारों ओर है। जी हाँ, उसे रात को अपने विहार में आना ही होता है। एग्जैक्टली, और पूरे साल भर लगभग सभी भिक्षु एक ही विहार में रहते हैं। सारे भिक्षु संस्कारों तक सीमित हो गए। कुछ भिक्षु हैं जो लगातार चलते रहते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो भिक्षुओं को भी दिशा बदलनी पड़ेगी। राइट, तो हमने सोचा कि जो लाइक माइंडेड भिक्षु हैं, देश में ऐसा तो है नहीं सभी एक जैसे भिक्षु हैं, नहीं, डेफिनेटली हमें उनको आह्वान करना चाहिए और इस आचार संहिता को बौद्धों के आचरण का हिस्सा बनाने के लिए हमें उनके द्वार तक जाना चाहिए। ओके, तो भिक्षुओं को अब बैठने की बजाय उनको चलना चाहिए। बाबा साहब भी चलते हुए भिक्षु देखना चाहते थे। हाँ, तो हमने ये कार्यक्रम प्लान किया इसी के साथ ओके, कि 18 मार्च को हम एक धम्म कारवां के रूप में आयोजन करते हैं, एक प्रोसेशन लेकर के भिक्षुओं के नेतृत्व में, और कार्यक्रम स्थल तक जाता है। वो 10-12 किलोमीटर दूरी हम तय करते हैं हजारों लोगों के साथ, बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा के साथ चलते हैं। ओके, इस बार हमने उसको थोड़ा चेंज किया। हमने कहा भी अब हम कारवां लेकर के नहीं आएंगे, 18 मार्च को कारवां चलाएंगे और वो पूरे साल भर चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, पूरे साल भर का नियोजन कर रहे हैं। नहीं, वो तो पूरे साल का नहीं, तो पूरे साल जीवन भर का ही बनाया हमने। ओके, क्या बात है। हाँ, हमने इसका नाम दिया है ये धम्मचारिका संपूर्ण भारत। उसका टाइटल ही है धम्मचारिका संपूर्ण भारत। ओके, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश की आबादी का 1/6 हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल, 1/6 है। तो क्यों ना पहले उत्तर प्रदेश को ही लिया जाए। तो हमने 62 डेज में ओके, लगभग 70% उत्तर प्रदेश को हमने कवर किया है। अच्छा, तो लगातार भिक्षु चलेंगे, हाँ, उसमें भिक्षु भी होंगे, सामनेर भी होंगे, उपासक भी होंगे, राइट, और सारे प्रदेश में हमने अपने डेस्टिनेशन चुन लिए हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, जो चलना चाहते हो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमने सबको भारतीय चीवर देना है, राइट, सारी एक रूपता में रहे, एक रूपता रहे चीवर में भी। एक जैसा चीवर, एक जैसी चप्पल, एक जैसा बैग, एक जैसा पात्र, सब कुछ उनके पास एक जैसा ही होगा। राइट, राइट, सोने के बेड भी एक जैसे होंगे, मच्छरदानी भी एक जैसी होंगी, सब कुछ एक जैसा होगा। और बेसिकली ये चारिका के साथ साथ ये सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अच्छा, ओके, जैसे एक विहार में रहते हुए भिक्षु क्या करना चाहिए, हम जहाँ भी रात को रुकेंगे वो हमारा विहार होगा। राइट, तो वहाँ सुबह 5 बजे उठ करके सबको ध्यान करना है। उसके बाद उन्हें काया सत्य का अभ्यास भी करना है। अच्छा, फिर वहाँ वंदना भी करनी है। उसके बाद वहाँ सुबह की मॉर्निंग देशना भी होनी है, जो सॉर्ट ऑफ एक टीचिंग प्रोग्राम होगा। फिर वो तैयार होने के बाद भिक्षाटन करेंगे। ओके, हमारी 90% कोशिश है कि हम भिक्षाटन ही करेंगे। अच्छा, हाँ, सभी भिक्षु सुबह निकलेंगे और नगर में जाएंगे, भिक्षाटन करके लाएंगे और लाके भोजन करेंगे। उसके बाद नगरवासी आएंगे, वो शी ऑफ करने के लिए
जहाँ तक जाएंगे छोड़ के आ जाएंगे। हम्म। हम फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे। राइट। वहाँ चारिका करते हुए नगर में भ्रमण करते हुए जहाँ रुकना है वहाँ पहुँचेंगे। शाम को 6 बजे वंदना होगी और वंदना के बाद नगर वासियों के लिए धम्म देशना होगी। ओके। धम्म देशना के बाद जो भी उपासक, संगठनकर्ता, भिक्षु भिक्षुणी जो भी आकर के कुछ चर्चा करना चाहें तो उनके लिए भी हमने 1.5-2 घंटे का समय रखा अच्छा, है। ओके। उसके बाद सभी सो जाएंगे। तो ये बेसिकली चारिका है, चल रहे हैं। लेकिन काम सारा वही है, एक जैसे एक मोनेस्ट्री में होता है। राइट। तो ये चलती हुई हमारी मोनेस्ट्री रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट है ये। राइट। लंबी दूरी तो हम व्हीकल से तय करेंगे, अच्छा, लेकिन हर नगर में हम पैदल रहेंगे। नगर में पैदल चलेंगे। हाँ, उसके पीछे मकसद ये है कि खाली सड़क पर लंबे समय तक चलना, फिर गर्मी का समय है। हाँ, काफी गर्मी रहती है उस गर्मी में चारिका नहीं हो सकती। और अगर गर्मी से बचने के लिए सुबह चलेंगे तो टीचिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। वे सुबह अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो टीचिंग रुक जाएगी। राइट। शाम को लेट आवर चलेंगे तो चारिका रुक जाएगी। तो हम सिर्फ ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए अगर अपॉर्चुनिटी को खोएं तो बात ठीक नहीं है। अच्छा। तो हमने सोचा है कि एक नगर से दूसरे नगर तक तो किसी न किसी साधन से निकल जाएंगे। राइट। लेकिन पूरे नगर में हम चारिका करेंगे। आते वक्त भी चारिका करेंगे, जाते वक्त भी चारिका करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को साथ चलने का भी अनुभव हो जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा। तो ये बेसिक थीम हमारा यही है कि भिक्षुओं को लगे कि अब हमारी जिम्मेदारी है, ये बौद्धों का जो आचरण है वो एक रूपता में होना चाहिए। आचार संहिता जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। बाबा साहब जिस रूप में भारत को देखना चाहते थे, बौद्ध में भारत, वो रूप स्वरूप नजर आना चाहिए। अच्छा। एक भिक्षु के विजन में होना चाहिए। एक तो आपको लगता है कि भिक्षु ने लीड करना चाहिए संदर्भ में? हाँ, तो ये भिक्षु ही लीड कर रहे हैं। धम्म भूमि का मूवमेंट आप देख रहे होंगे। पूरा मूवमेंट भिक्षुओं के हाथ में है। भिक्षु बेसिकली धम्म का मास्टर है। बाकी और सभी लोग क्या करते हैं, संगठनकर्ता लीडर होता है। भिक्षु सिर्फ और सिर्फ वंदना के लिए रहता है। राइट। तो यहाँ हमने भिक्षुओं को आमंत्रण दिया है। हमने कहा भी आपको जो करना है, आइए बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। आप पढ़ाने में परफेक्ट है तो पढ़ाइए, बोलने में परफेक्ट है तो बोलिए। राइट। आप देश ना दे सकते तो देश ना दीजिए। अल्टीमेटली हमें तो अच्छे भिक्षु चाहिए। क्योंकि बाबा साहब की बात हमेशा सामने रहती है, भिक्षु भले ही संख्या में कम हो लेकिन वो योग्य होने चाहिए। ओके। तो भिक्षु ही होने चाहिए। तो आगरा से जो आपने कारवां लेके चले हैं, बाबा साहब ने जो संदेश दिया था आगरा में, तो उस संदेश को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, उसी के रास्ते पे आप आगे चल रहे हैं। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत में अलग अलग जगह पे आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं, चाहे उत्तर भारत हो या फिर मध्य भारत हो। क्या लगता है कि ये एक नेशनल मूवमेंट बनना चाहिए? आप हमेशा सोचते, जैसे आपने संपूर्ण भारत नाम दिया है। देखिए, मान लो मैं एक भिक्षु हूँ, तो मैं कितना भी काम करूं, मेरी एक बाउंड्री होगी। राइट। मैं जहाँ रहता हूँ उसके 10, 20, 50 किलोमीटर तक काम कर सकता हूँ। पूरा जीवन लगाने के बाद भी मैं कितने लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, अपनी क्षमता है। अब मुझे अपनी क्षमता बढ़ानी है। तो मुझे तो पूरे देश में ही देखना पड़ेगा। राइट। सारा काम मैं नहीं कर सकता। नहीं। अब नागपुर में बैठा हुआ भिक्षु नागपुर में काम बेहतर कर रहा है। मैं तो रात को आया हूँ, आज रात को चला जाऊंगा। तो दिखने को तो मैं नागपुर में आया हूँ, कोई कहेंगे भंते नागपुर में गए हैं, लेकिन नागपुर में करके क्या जा रहा हूँ? तो ये तो हमारी अपीयरेंस मात्र है। लेकिन इससे कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है। राइट। कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि देश में असंख्य लोग हैं जो वास्तव में ट्रू बुद्धिज्म के लिए काम करना चाहते हैं। जी हाँ। लेकिन उनके सामने क्या है कि ना तो कोई आइडियल होता और कई बार सब कुछ होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होता। और सामर्थ्य भी हो जाए तो सहयोगी नहीं मिलते, तो आदमी हताश हो जाता है। राइट। लेकिन जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलता है तो फिर उसमें ये बाउंड्री नहीं रहती। राइट। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है और मध्य प्रदेश को लगता है कि हमारे यहाँ काम कम है, हमें करना क्या है। जैसे बनते प्रज्ञा सागर हैं, हम ये तो कहना बनते जी आप 10 दिन के लिए मध्य प्रदेश जाओ, किसी बनते हुए जी आप चलो भोपाल से आगे आप संभालो। तो क्या है कि भिक्षुओं को भी एक्सपोजर मिलता है। हाँ बिल्कुल। उनको पहचान नहीं बनानी पड़ती, उनको नया आदमी ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ बना बनाया मिलता है।
अब धम्मभूमि के जो भिक्षु है उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, वो कहीं चले जाएं, हाँ उनको सब कुछ सामने दिखता है कि मुझे वहां जाना तो वो मिलेगा, वहां जाऊंगा तो वो मिलेगा, वहां ये सहयोग मिलेंगे, सारे कनेक्शंस है। कनेक्शंस हो गए। तो इससे मूवमेंट को बड़ा बल मिलता है। यस तो ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बाबा साहब की जो राष्ट्रव्यापी सोच है, राइट ये ज्यादा आसान है। यस एक आदमी अपने क्षेत्र में कितना भी काम करे, उसके मेरिट और डिमेरिट साथ चलते हैं। हाँ लेकिन जब मूवमेंट राष्ट्रव्यापी होता है तो किसी एक व्यक्ति के मेरिट और डिमेरिट हावी नहीं होते। राइट अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो दूसरा को ठीक कर देगा, हाँ और दूसरा गलती कर रहा है तो तीसरा ठीक कर देगा। राइट तो उसमें कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। और समूह की ताकत तो ताकत ही है, संघ, इसीलिए तो संघ है ना। ये सिर्फ संघ है तो संघ बनता है। एक भंते जी, इस समय वर्तमान में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, हालांकि इससे पहले भी आंदोलन चल रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बौद्ध गया का जो टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट है, इसको लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कई भिक्खु और कई उपासक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस उतना नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि ये जो बौद्ध गया का जो टेम्पल है, ये सभी दुनिया के बौद्धों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सारी दुनिया के बौद्ध वहाँ पे आते हैं, लेकिन आज भी वो टेम्पल बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में नहीं है? देखिए, मैं तो उन सभी को साधुवाद दे रहा हूँ जो समय समय पर इस मूवमेंट के लिए काम करते रहे। इस मुद्दे को कभी उन्होंने कमज़ोर नहीं होने दिया। आज भी जो बुद्धिस्ट फॉर्म है, आकाश लामा जी हैं और उनके साथ टीम लगी हुई है, बनते प्रज्ञाशील जो हैं साथ में लीड कर रहे हैं। हाँ अब ये एक अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। जी हाँ। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या लीडरशिप पे नहीं है, समस्या भारतीय जो बौद्ध हैं उनकी चाहत पर है। जी हाँ। देखिए, बौद्ध गया आंदोलन कभी का खत्म हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। ये अधिकार हमें मिल जाना चाहिए था। लेकिन जो बौद्ध हैं वो वहां सिर्फ बौद्ध गया देखने के लिए जाते हैं। बुद्ध को देखा, फोटो खींची और वहां से खुश होके आ गए। यस। एक्चुअल में बुद्ध के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं हो पाई, जहां तक मैं फील कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, हम लोग बुद्ध के साथ जुड़े नहीं हैं। हमें लगता है कि हम बौद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध वही बुद्ध अलग थोड़ी ना है। हमारे बिहार वाले बुद्ध भी तो बुद्ध हैं। जी हाँ। लेकिन ये नहीं पता भी उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ। अगर भिक्षु भी श्रद्धावान हो जाए और देश के सारे भिक्षु भी 10 दिन के लिए बोध गया प्रस्थान कर दें, सारे भिक्षु, ये आंदोलन सफल हो जाए। अच्छा। लेकिन भिक्षु अभी एक्टिव नहीं हुआ है। हाँ। दूसरी बात, बिहार में बुद्धिस्ट लोग कम होने की वजह से आंदोलन को ताकत नहीं मिल पा रही। सही बात है। दूर से लोग जाकर के उतना कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये निराशा का पहलू नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ओके। चोर चाहे कितना भी बलशाली हो, भयभीत रहता है। जी हाँ। मांग नहीं उठाएंगे तो कौन सुनेगा? जैसे आज ये है कि 4 और 4 का रेशो है, 4-4 है ना, 4-4 है, 4 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं। हाँ, कलेक्टर का भी प्रावधान उन्होंने भी हटा दिया है कि वो बौद्ध ही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 4-4 हो गया। हम कहते हैं 4 हिंदू का मतलब क्या है? क्या हिंदू में एक ही कास्ट है क्या? नहीं। तो पहले तो सरकार को यह संशोधन भी करना पड़ेगा कि हिंदू का मतलब क्या है। अगर उसकी बात भी करें तो उन 4 हिंदुओं में शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बैकवर्ड कास्ट भी होना चाहिए, और 4 हिंदुओं में जो आदिवासी ये भी होने चाहिए, एसटी भी होने चाहिए, और एक ओबीसी भी होना चाहिए। हाँ। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही पूजा करेंगे, ये तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। विपरीत है बिल्कुल। हम तो चलो ये भी मान लेते भी बुद्ध को किसी रूप में देखते हो, आप अपने रूप में भी देखते हो, तभी जो व्यक्ति बुद्ध की विचारधारा का विरोधी है वो उस टीम का, उस कमेटी का मेंबर हो कैसे सकता है? हाँ। जिसको बुद्ध की फिलोसफी पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बुद्ध की विचारधारा से कैसे न्याय करता होगा? तो ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ इस इश्यू पर बात करनी चाहिए। नहीं तो फिर हम कहते हैं बौद्ध गया में अगर ये एक्ट लागू है तो कल ही मंदिर बना है। हाँ।
वहां भी हमें हक दे दो, हक दे दो, यस, हम थोड़े दिन समझौता कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। भाई सारे मंदिरों बहुत में, अच्छा लॉजिक है ये। भाई हाँ, सारे मंदिरों में हमें हक दे दो, हाँ, हम तो समझौता कर लेंगे। कोई बात नहीं। अब ये बात अभी तक नहीं उठाई। हाँ, देखिए, जब तक हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। राइट, जब चोट उनके अधिकारों पर लगेगी तब वो हमारी बात सुनेंगे। जी, अब ये हर मंदिर की बात करते हैं, हाँ, भाई बोध गया का आंदोलन तो हम बाद में लड़ेंगे, हाँ, पहले बाकी जो मंदिर हैं उस पर हमारा हक दे दो। हाँ, जी, बिल्कुल, भाई तुम्हें लगता है कि भाई ऊंच नीच का भेद भी बना रहे, हाँ, जातिवाद बना रहे, बनाए रखो। बने रखो, हाँ, उस मंदिर में 4 कुर्सियां डाल दो, 6 डाल दो, 8 डाल दो, जिसके पास जो आएगा चला जाएगा। हाँ, लगा दो बोर्ड ही, भाई ये शेड्यूल कास्ट की कुर्सी है, ये हाँ। फला की कुर्सी है। तुम अपने सिस्टम को बनाते हो तो बना के देखो ना, लेकिन हाँ। उसमें 4 एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही क्यों रहेंगे? सही बात है, हाँ, अब ये सोचने का विषय है। आप कानून की भी पालना करते हो तो क्या कानून में लिखा है कि एक ही जाति के लोग होंगे? अब चूंकि इन बातों पर कभी कोई चर्चा नहीं कर रहा था, इसलिए ये एक्ट आराम से चल रहा था। यस, यस, हम तो कहते हैं 4 एक ही तरह के केवल बढ़ाए, हाँ, एक आदिवासी को बैठा वहां पे, हाँ, बिल्कुल, एक शेड्यूल कास्ट को बैठा, शेड्यूल कास्ट में भी सैकड़ों जातियां हैं, हाँ, सबको मौका दो। भाई 6 महीने के लिए ये रहेगा, 6 महीने के लिए ये रहेगा, सबको रोज बदलते रहो, हमको बना करते हैं। हाँ, लेकिन ये करके देखो ना, लेकिन जब तंत्र उनके हाथ में रहता है तब तो वो पावरफुल है। यस, अगर शेरी को पावर हो गया तो बोध गया में क्या करेंगे? फिर उनके हिस्से में क्या आएगा? सही बात, तो आंदोलन कोई एक तरफ से नहीं लड़ा जाता, फिर भी ये मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, संघर्ष चलता रहना चाहिए। और मैं भिक्षुओं के साथ मैं अपनी भागीदारी भी प्रदर्शित करता हूँ कि जो भिक्षु वहाँ काम कर रहे हैं, आमरण अनशन पे जो बैठे हैं, उनके साथ हमारा नैतिक समर्थन है और जन भागीदारी के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और मैं तो आवाज़ इंडिया के माध्यम से भी बात करना चाहूँगा, जितने भी बौद्ध अनुयायी इस बात को सुन रहे हैं, सुन करके चुप नहीं बैठना है। भले ही आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो, जहाँ रहते हो वहाँ इस विषय पर चर्चा करो, लोगों को बताओ भी ये अन्याय है। जब हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों का संरक्षण रख रखाव करने की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, तो बोध गया पर ऐसा क्या है कि उनकी भागीदारी जरूरी चाहिए? तो हमें कई प्लेटफॉर्म पर लड़ना होगा। राइट, और दूसरी बात, ये मुद्दा केवल धार्मिक नहीं है, हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा है। यस, सत्ता का संरक्षण है यहाँ पे, हाँ, तो हमें सत्ता को भी चोट मारनी पड़ेगी। राइट, हम अपने विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन वो वहां जाकर के गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, वो हमारे हक की बात नहीं करते। पहली बार हमने देखा इस मुद्दे पर, ये आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद हैं, हाँ, उन्होंने मुद्दा उठाया वहां पे। हाँ, तो पहली बार लगा कि संसद में भी कोई इस आंदोलन पर बोलने वाला है। यस, चलो वो तो अभी एक ही सांसद है, बाकी लोग बैठे वो क्या कर रहे हैं? जी हाँ, तो ये लड़ाई केवल बोध गया आंदोलन की नहीं है, नहीं है, यस, ये जो राजनीतिक सत्ता में जो भागीदारी है, यस, उनकी भी जबान खोलने और उनको भी बताने की जरूरत है कि तुम्हारी चुप्पी के कारण ही आज हम अधिकार विहीन हैं। तो ये आंदोलन बोध गया का नहीं है, ये आंदोलन तो अपनी अस्मिता का आंदोलन है। भी हम बुद्ध की विरासत के वारिस भी नहीं बन पा रहे, हाँ, इससे और बुरी बात हमारे लिए क्या होगी? बिल्कुल, जी। ये बहुत गंभीर विषय भंते जी ने कहा कि हम बुद्ध की विरासत के वारिस भी नहीं बन पा रहे, इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लेवल पे इस आंदोलन को लड़े और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अक्सर आप अपने प्रवचनों में, स्पीचेस में जाति विहीन समाज रचना की बात करते हैं, तो ये कैसे संभव है भारत में, क्योंकि आरक्षण तो जाति पे ही मिलता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने। कई बार है ना, बात कुछ नहीं होती और उसे बहुत भारी बना देते हैं हम लोग। राइट, जैसे ये दीवार है, हम कहें दीवार गिराओ, बहुत ताकत चाहिए। हाँ, और ये यहाँ दीवार नहीं है, हम कहते गिराओ, तो क्या गिराओगे? आरक्षण किसको मिला है, कितने लोगों को मिला है? पहली बात तो ये, अगर हम बाबा साहब को ठीक से समझ लेते
और खास तौर से मैं तो नागपुर में बैठ करके नागपुर की बात करूंगा। महाराष्ट्र के लोग अगर बाबा साहब को ठीक से समझ लेते तो देश कभी का जातिहीन बन चुका होता है। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा महाराष्ट्र को देख करके होती है। हम महाराष्ट्र को देख करके बौद्ध बने। राइट। देखो बाबा साहब को हमने नहीं देखा, बाबा साहब के आंदोलन को नहीं देखा। हमने तो बाबा साहब के आंदोलन के परिणाम को नागपुर में देखा, महाराष्ट्र में देखा। जी हाँ। दीक्षा भूमि को देखा, यहाँ जय भीम बोलते लोगों को सुना, यहाँ के लिखे गए गीतों को सुना, लिखी गई किताबों को पढ़ा, सब कुछ यहाँ से गया। यस। लेकिन जब हमारी समझ में आया तो पता लगा कि दिशा ही गलत हो गई। बिना जाति को तोड़े, बिना जाति को छोड़े बौद्ध बना कैसे जा सकता है? बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूं कि इसमें ईश्वर आत्मा परमात्मा जैसा कुछ नहीं है। जी हाँ। इसमें समता है, बंधुता है, स्वतंत्रता है और न्याय की अवधारणा है, तब मैं इसे पसंद करता हूं। अब हम जो बौद्ध बन रहे हैं, हम कैसे समता को, बंधुता को छोड़ करके बौद्ध बन जाएंगे? और जाति रहेगी तो भेद रहेगा। जी। अब भेद रहेगा तो बौद्ध बनने से हमें लाभ क्या हुआ? क्या हम आरक्षण के लिए बौद्ध ना बने? कल सरकार आरक्षण देना बंद कर दे, और करे ना करे, दे कहाँ रही है? बुद्धिजीवियों को चाहिए था कि उन्हें 100 साल आगे की सोचनी चाहिए थी, लेकिन हम अपने बच्चों की सोच के रह जाते हैं। हाँ। कि यह बच्चा 3 साल का है तो कल किस स्कूल में दाखिला करवाएंगे, 6 साल का है तो फिर कहाँ पढ़ाएंगे, 10 का तो कहाँ पढ़ाएंगे, सारी उम्र उसमें बीत जाते, समाज को भूल जाते। आरक्षण को भले ही खत्म हो जाए या ना हो जाए, मिले या ना मिले, ये सवाल, ये विषय हमारी स्वतंत्रता का है और हमारे स्वाभिमान का है, डिग्निटी का है। ये विषय तो हमारी डिग्निटी का था, हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान का विषय था। अब जैसे हम धर्म की खूब बात कर लें, बुद्ध विहार तो खूब बना लें, और हमारी दृष्टि सम्यक ना हो, हम आज भी कर्म कांड में फंसे हों जी, आज भी परित्राण में कल्याण ढूंढ रहे हों, आज भी जो धर्म की एजुकेशन है, टीचिंग है, सिद्धांत है, उनको समझ ही ना रहे हों, शील और मध्यम मार्ग की तो बात ही ना करते हों, तो फिर धर्म में आने नहीं आने का अर्थ क्या रह गया? जी हाँ। हम केवल प्रतिक्रिया के लिए बौद्ध नहीं बन रहे, हम किसी के एक्शन के रिएक्शन से बौद्ध नहीं बन रहे नहीं। ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय था। क्योंकि बुद्ध का जो आंदोलन है वो स्वाभिमान का विषय है। बुद्ध के बाद ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज आए, सब ने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए काम किया। राइट। और बाबा साहब ने भी धर्म को सेल्फ रेस्पेक्ट के रूप में ही स्वीकार किया। जी हाँ। और बाबा साहब के अनुयायी इसे आजीविका के रूप में देख रहे हैं। मैं बौद्ध बन जाऊंगा तो आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण का क्या होगा? तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसने कहा नहीं मिलेगी? जब नौकरियां नहीं थी तो क्या हम जिंदा नहीं थे? जी हाँ। और आज नौकरियां नहीं है, पिछले 15 सालों से कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं? तो सवाल ये था कि हमने बाबा साहब को सही रूप में देखा नहीं। और मैं तो ये बात भी कह रहा हूँ, मैं भी अपनी गलती ठीक कर रहा हूँ। अच्छा। हम भी बात करते रहे जाति तोड़ो। एक दिन समझ में आया कि जाति टूट कैसे सकती है, जो है ही नहीं, तोड़ोगे कैसे है? जाति तो इमेजिनेशन है, कल्पना है, अस्तित्व में नहीं है। जाति हमारे मन में है, मन में है, हमारी धारणाओं में है। तो वो कैसे तोड़ोगे? उसको तो छोड़ना पड़ेगा। राइट। छोड़ना बहुत आसान है। मेरे हाथ में गिलास है, तोड़ना तकलीफ दे है, छोड़ना आसान है। छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जो सबसे आसान काम था उसको हमने सबसे मुश्किल काम बना दिया। बस हम ये कहना भी जाति छोड़ दो, काम की नहीं है, छोड़ दो। क्यों तोड़े? जिनकी सलामत रखें। अब तोड़ने का मतलब ये क्या? जिन लोगों ने जाति को बनाया है, क्या हम उनकी जाति तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। हम अपने साथ नहीं रख सकते, हम छोड़ दें। आंदोलन बस इतना ही था। और मैं बता रहा हूं कि अगर हम बाबा साहब को ठीक से समझ लेते तो बुद्ध भी समझ में आ जाते। और बुद्ध समझ में आ जाएं तो हमारे मन के लोभ, जैसे
जो हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, ये लोभ भी तो अविद्या है। ये हमारे मन में जो डर है यही तो अविद्या है। हाँ। इसी के खिलाफ तो काम करना था, दृष्टि सम्यक करनी थी। और सम्यक दृष्टि ना करके हम संगठनों पे जोर दे दिया, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। बचाना क्या था? जीवन बचाना था, स्वाभिमान बचाना था, हमारी स्वतंत्रता बचानी थी, समानता को बचाना था। वो तो समझौता कर लिया हमने। तो बाबा साहब को हमें फिर दोबारा से समझना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। जी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बंधु जी ने रखा है कि बाबा साहब के विचारों को फिर से आपको विश्लेषण करना चाहिए, समझना चाहिए, और जाति और आरक्षण इसका संदर्भ और भेद भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। और बंधु जी का जो कार्य है निरंतर जारी होता है। जब से मैं बंधु जी को देखते आया हूँ, वो उनके पाँव बिल्कुल चलते रहते हैं, हमेशा रुकते नहीं हैं, और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोग को भी साथ में ले चलने के लिए वो प्रेरित भी करते हैं। और हर बार कोई अलग-अलग प्रयोग भी होता है, एक्टिविज्म भी होता है। इस सवाल से और एक आगे का सवाल करके हम रोकेंगे इस बात को कि आप अलीगढ़ में एक बड़ा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी लोगों ने ज़मीन भी दान दी है, उसके बारे में बताइए? मैंने अनुभव किया है, बुद्ध विहारों से हाँ। दम नहीं चलेगा। हुँ, क्योंकि बुद्ध विहार एक हॉल बनाया, एक मूर्ति लगाई और हम सोचते हमारा काम पूरा हो गया। हाँ, बुद्ध विहार की बजाय हमें धम्म के केंद्र बनाने चाहिए, जहाँ ट्रेनिंग दी जा सके, हुँ, धम्म समझाया जा सके राइट, और धम्म को आचरण में उतारा जा सके। राइट, हमारी फेलियर कहाँ हुई, हुँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, जो बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी के पेपर में एक लेख लिखा था ना, भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य। हाँ, बेसिकली मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है अच्छा, उस लेख से है हाँ, कि बाबा साहब ने कहते भी भिक्षु कैसे होने चाहिए, हाँ, धर्म कैसा होना चाहिए। राइट, तो वो जो बाबा साहब की फिलॉसफी है, हुँ, मैं उस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, भिक्षु तो हजारों हैं देश में, लेकिन जब हम मापदंडों की बात करते हैं तब हम असफल हो जाते हैं। अब भिक्षु बनने का कोई मापदंड नहीं रहा। हुँ, कोई व्यक्ति जब चाहे भिक्षु बन जाता है, हाँ, चीवर पहना वो भिक्षु बन गया, राइट, फिर वो प्रचारक बन जाता अपने आप ही। हाँ, फिर क्या प्रचार कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं, नहीं, कोई उसका नहीं है, आचरण, उसका स्वभाव कैसा है, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला नहीं है। हुँ, अब कुछ भिक्षुओं को तो मास्टर बनना ही चाहिए, हुँ, और वो कहाँ पढ़ाएंगे? जहाँ एक स्पेस हो, ब्यूटीफुल भी हो, सुंदरता भी हो, हुँ, शांति भी हो, राइट, और वहाँ धम्म का प्रभाव भी हो। राइट, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि मैं नागपुर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत सारे भिक्षु लगे हुए हैं। देखा मैंने कम है, सुना ज़्यादा है, तो हुँ, ये सुनी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ के प्रयास नॉर्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हुँ, उधर कोई प्रयास ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ है, राइट, तो हमने सोचा कि हमें ये प्रयास वहाँ करना चाहिए। हुँ, एक तरह से धम्म के क्षेत्र में तो वो डिजर्ट है। राइट, जो लोग अम्बेडकराइट हैं वो अपने आप को बौद्ध कह लेते हैं। हाँ, वो सिर्फ इतना ही है संतुष्टि के लिए। वो बुद्धिज्म नहीं है, हाँ, रियलिटी है ये। वो हाँ, कहने को बौद्ध हैं, बाकी बौद्ध नहीं है। हाँ, तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में बुद्धिज्म को अगर हमें प्योरिटी के साथ लोगों तक देना है हुँ, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। राइट, तो पूरे देश के लोगों को एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर मिल सके। हुँ, जो युवा भिक्षु हैं, हुँ, जिनके मन में कुछ अच्छा काम करने की इच्छा है, हुँ, या जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को धर्म की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। राइट, और वहाँ अच्छे योग्य भिक्षु बैठ करके चिंतन मनन करके हुँ, बुद्धिज्म की जो अवधारणाएं हैं हुँ, वो कैसे सामाजिक हित में बदल जाएं, राइट, समाज की जो तकलीफें, दुख हैं, किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं से समाधान तक पहुंचा दें। और जो हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, भारत को दोबारा से गौरवशाली बनाने की बात करते हैं, राइट, वो सब कैसे होगा? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से होगा, यस, और वो जब भी होगा जब हमारे पास एक सुंदर कैंपस हो। कैंपस हो, अच्छा, जैसे आज हम एक स्टूडियो में बैठे हैं, हुँ, अब ये स्टूडियो नहीं होता राइट, तो क्या हम ये बात कर सकते थे? हुँ, कर सकते थे, लेकिन ये एनवायरनमेंट नहीं हो सकता नहीं होता, सही बात है। और ये भाव भी नहीं होता। हाँ, ये भाव भी नहीं होता। तो ये सब चीजें उनके लिए एक विशेष जगह चाहिए। हाँ, यस,
तो बस ये लोगों के मन में इच्छा थी, हमने थोड़ा उनको सहारा दे दिया। भी करना तो उन्हीं को है, हाँ। हम तो शाबाशी देते रहते हैं ये करो 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 यस और लोग खुद करने लग जाते हैं। हाँ, तो मैं तो सोचता हूँ कि उत्तर भारत के लिए वो अच्छी बात है हाँ, कि अलीगढ़ में एक बहुत सुंदर धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। राइट। और ये चारिका का पहला फेज जब खत्म होगा 18 मई को, मई को, अच्छा। तो उस दिन संभवतः उसकी नींव रखी जाएगी। ओके, साधु इसलिए हमने इस साधु रूट साधु। को इस ढंग से किया है ताकि लास्ट में हम अलीगढ़ पहुंचे। जी, तो बहुत बस ये अच्छा। कामना करते हैं कि अगली मीटिंग जब होगी तो हो सकता है वहाँ निर्माण भी शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। जी जी हम साधुवाद देते हैं और मंगल कामना देते हैं आपको, और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की और समाज को काफ़ी इंसाइट्स दिए, चाहे वो कास्ट का इशू हो, महाबोधि टेम्पल का इशू हो, या फिर ट्रेनिंग पर्पस की जो बात हो, और निरंतरता की जो बात है आपने जो कही, तो आपने ये बहुत सारी बातें साझा की। मुझे लगता है कि दर्शक जो सुन रहे होंगे ज़रूर इस बात को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आचरण भी करेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल you. कामनाएं। Thank और you. हम कामना करते हैं कि तथागत की अनुकंपा से आप लगातार इस काम को करते रहें, सब काम मंगल हो, सब Thank कामना सब